नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध को 10 दिन बीत चुके हैं। इस बीच मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के सैनिकों ने वेस्ट बैंक यरूशलेम से छापेमारी कर तकरीबन 70 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं उत्तरी इजराइल से लगते हुए लेबनान सीमा से इजराइल ने 28 गांवों को भी खाली करा दिया है। इजरायली सेना ने चेतावनी दी है कि अगर हिजबुल्लाह कोई गलती करेगा तो उससे अंजाम भुगतना होगा। ईरान के विदेश मंत्री ने फलस्तीन इजराइल संकट के लिए इतिहास में अमेरिका की गलत नीतियों को दोषी ठहराया। वहीं मौजूदा हमास इजराइल और हिजबुल्लाह इजराइल तनाव के पीछे ईरान का हाथ होने के आरोपों से साफ इनकार कर दिया। उत्तरी गजा की सीमा पर हमास और इजराइल के बीच ताज़ा हमलों की खबर है। सेदरात की तरफ हमास ने कुछ रॉकेट दागे जिसे हवा में ही मार गिराया गया। वहीं इजराइल ने भी जवाबी हमला किया। इजरायली टैंक हमास के खिलाफ ज़मीनी लड़ाई के लिए तैयार खड़े हैं। वहीं हमास के हमले का एक नया वीडियो भी इजराइल ने जारी किया है जिसमें आतंकी बाड़ तोड़कर इजरायली नागरिकों पर गोलीबारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल की चेतावनी के बाद गजा शहर से लोग पलायन कर दक्षिण में मिस्र की सीमा पर स्थित खान यूनुस की ओर जा रहे हैं। वहीं गजा में मलबे के नीचे हजारों लोगों के शव दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इजरायली हमले और गजा खाली करने की चेतावनी के बाद 10 लाख लोग पलायन का सामना कर रहे हैं। ये सभी दक्षिण गजा खान यूनुस की ओर जा रहे हैं, लेकिन इजरायली लड़ाकू विमान वहां पर भी बमबारी कर रहे हैं। गजा के अस्पतालों में एक तरफ जहां बिजली की किल्लत है, वहीं घायलों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि दवाइयों और बेड का संकट खड़ा हो चुका है। इसके अलावा गजा के लोगों तक पीने का पानी भी नहीं पहुंच पा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राजनांदगांव सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। रमन सिंह ने नामांकन के बाद कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं और बीजेपी ये चुनाव जीतेगी। नामांकन के अवसर पर राजनांदगांव आने के लिए अमित शाह का भी आभार जताया। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। भाजपा नेता अमित शाह ने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल सरकार ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए छत्तीसगढ़ के बेटे भुवनेश्वर साहू को लिंचिंग कराकर मार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस दरबार का एटीएम बना रखा है। एक तरफ कांग्रेस जहां सत्ता में वापसी का दंभ भर रही है, दूसरी तरफ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीख बदलने की मांग उठा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना के करीमनगर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की बीआरएस सरकार पर निशाना साधा और कहा मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के शासन में सत्ता का भरपूर दुरुपयोग हो रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मिजोरम में अपनी जनसभा की। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में हमें जनता का समर्थन मिला तो हम सबसे पहला काम युवाओं के रोजगार को बढ़ाने के लिए करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के तिरुपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के साथ एन मन एन मक्कल पदयात्रा में हिस्सा लिया। इस पदयात्रा में काफी लोग शामिल हुए। राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस यहां पर बड़े अंतर से जीतेगी। बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी में अभी सफाई अभियान चल रहा है। पुराने नेताओं को हटाकर नए नेताओं को खड़े करने का अभियान चल रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव कांग्रेस की पहली सूची जारी करने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भोपाल में कहा, मध्य प्रदेश की जनता को एहसास हो रहा है कि किस प्रकार उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है और कैसे प्रदेश को चौपट बनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सियालदेह में राम मंदिर थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अयोध्या में अगले साल जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होगा।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में मेरी माटी मेरा देश अभियान से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने छात्रों, युवाओं और स्थानीय जनता को संबोधित करते हुए अभियान की सराहना की। अहमदनगर और नारायणपुर स्टेशनों के बीच 8 डिब्बों वाली डेमू ट्रेन के 5 डिब्बों में आग लग गई। आग लगने से कोई हताहत नहीं हुआ क्योंकि आग लगने पर सभी यात्री ट्रेन से उतर गए थे। कोलकाता में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर रिश्वतखोरी के आरोप को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखे जाने पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि ये गंभीर आरोप है। संसद की विशेषाधिकार समिति को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर रिश्वतखोरी के आरोप को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पटना में कहा कि निशिकांत दुबे एक सम्मानित सांसद हैं। वो तथ्यों के साथ खड़े होते हैं। अगर उन्होंने पत्र लिखा है तो उनकी विश्वसनीयता को नकारा नहीं जा सकता। अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जेल से प्रयागराज लाया गया। जेल प्रशासन के मुताबिक बबलू श्रीवास्तव को प्रयागराज की अदालत में व्यापारी के अपहरण व फिरौती के मामले में पेश किया गया। भाजपा नेता मनोज तिवारी और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली में कालिंदी कुंज स्थित यमुना घाट का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने यमुना में प्रदूषण के स्तर के बारे में जाना। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम केजरीवाल ने यमुना मां की हत्या की है। ये इतनी खतरनाक स्थिति में है कि अगर कोई इसमें हाथ डाले तो उसे बीमारी हो जाए। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि छठ का त्योहार आ रहा है। महिलाएं जल में डुबकी लगाती हैं, लेकिन डुबकी लगाने वाले जल को अरविंद केजरीवाल ने जहरीला बना दिया है। ये बहुत बड़े अपराध की निशानी है। प्रवर्तन निदेशालय ने सट्टा ऐप मामले में छत्तीसगढ़ में दुर्ग और राजनांदगांव में छापेमारी की है। ईडी ने ऑनलाइन सट्टा ऐप कारोबार से जुड़े सौरभ चंद्राकर के 7 करीबियों के घर पर छापे मारे। ईडी ने कुछ दिन पहले सौरभ चंद्राकर की 417 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की थी। ईडी द्वारा आरोपियों के खिलाफ दस्तावेजों की जांच की जा रही है ताकि महादेव सट्टा ऑनलाइन के मुख्य सरगना सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के तार खंगाले जा सके। बेंगलुरु में आयकर विभाग के छापे के दौरान बरामद किए गए 42 करोड़ रुपये को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं। नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भाजपा ने आरोप लगाया कि जब्त की गई नकदी कांग्रेस की है। भाजपा ने कांग्रेस पर 5 चुनावी राज्यों में चुनावों के लिए धन जुटाने के लिए राज्य में एटीएम सरकार चलाने का आरोप लगाया। गुजरात के सुंदरनगर में एक यात्री बस हादसे का शिकार हो गई। बस के पलट जाने से उसमें सवार 30 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने पर विधायक जगदीश मकवाना ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। मौसम विभाग ने केरल के कोल्लम, पथानामथिट्टा, अल्लापुझा और इडुक्की जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और बहुत तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। लक्षद्वीप के अलावा राज्य के अन्य सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। केरल और लक्षद्वीप में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वो केरल और लक्षद्वीप के तटों के पास समुद्र में न जाएं। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। कई जगह रुक रुक कर बारिश हुई, जबकि ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हो रही है। 18 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने की संभावना है।
लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का क्रम जारी है। घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस मौसम की तीसरी बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और पटसेऊ इलाके में भी बर्फबारी हुई है। शिमला में मौसम वैज्ञानिक सुरेंद्र पॉल ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब है। अगले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। राज्य में 1-2 जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के पास सैकड़ों शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। इन 500 सर्व शिक्षा अभियान शिक्षकों को एमसीडी ने हटा दिया है। धरने पर बैठे ये शिक्षक तुरंत अपनी बहाली की मांग कर रहे हैं। मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। इस सूची में पार्टी ने 39 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। मिजोरम में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और मतों की गणना 3 दिसंबर को होगी। सूरत के पांडेसरा इलाके में डाइंग मिल में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 10 गाड़ियों को लगाया गया। आग लगने की जांच की जा रही है। तेलंगाना के रंगारेड्डी में एक दुकान में आग लग गई। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होने की आशंका है। पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। बारिश के चलते धान की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों द्वारा पराली जलाए जाने पर कहा, हम इसकी जानकारी लेंगे कि पराली जलाने की नौबत क्यों आई है। हम किसानों को समझाएंगे और अगर वो नहीं मानते हैं तो सख्ती करेंगे। ईसाई मिशनरियों द्वारा चेन्नी मलाई का नाम बदलकर येसु मलाई या कलवारी मलाई करने की मांग करने वाले भाषणों और प्रयासों के बाद हिंदू संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन देश भर के प्रसिद्ध मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। प्रयागराज के सिद्धपीठ अलोप शंकरी मंदिर में भी भक्त दूर दूर से यहां पहुंच रहे हैं। इस मंदिर की विशेषता है कि यहां भक्त प्रतिमा की नहीं बल्कि पालने की पूजा करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने संदेश में कहा है कि नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। मां से प्रार्थना है कि देश भर के मेरे परिवारजनों को हर चुनौती का सामना करने का साहस और सामर्थ्य प्रदान करें। गुजरात में नवरात्र उत्सव के दौरान सूरत जिला क्रिकेट एसोसिएशन ने साइकिल गरबा का आयोजन किया। लोगों में गरबा की धूम है। काफी संख्या में लोगों ने इसमें शिरकत की और साइकिल गरबा किया। उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट बंद होने की तिथि की एक-एक कर घोषणा शुरू हो गई है, जबकि 24 अक्टूबर को दशहरे के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने के शुभ मुहूर्त की घोषणा की जाएगी। 15 नवंबर को भैया दूज के दिन केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। गंगोत्री मंदिर समिति ने 14 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद करने की तिथि तय कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के चर्चित निठारी कांड मामले में सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंधिर की फांसी की सजा रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों की 14 अर्जियों पर फैसला सुनाया। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 6 नवंबर तक के लिए टाल दी गई है। कोर्ट पहले इस पर विचार करेगा कि क्या परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं के पूजा अर्चना के अधिकार की मांग वाली याचिका सुनवाई लायक है या नहीं। न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रवीर पुरकायस्थ ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। गिरफ्तारी को वैध बताने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रवीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। दोनों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी और पुलिस हिरासत को चुनौती दी है। चुनावी चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने विचार के लिए संविधान पीठ को भेजा है। 30 अक्टूबर से कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। उच्चतम न्यायालय में दायर याचिकाओं में कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे के सोर्स का पता नहीं चलता है। ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले की सुनवाई 2 नवंबर के लिए टल गई है। आज इस केस में आरोपी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनके वकील ने अदालत में पेशी से छूट मांगी, जिसे कोर्ट ने मान लिया।
WFI के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पहलवानों द्वारा दर्ज कथित यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद मामले को 19 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया। भारतीय शेयर बाजार में आज लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 116 अंक फिसलकर 66,166 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी लगभग 20 अंक की गिरावट के साथ 19,731 अंक पर बंद हुआ। देश में थोक मुद्रास्फीति में लगातार छठे महीने गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में थोक महंगाई में कुल 0.26% की गिरावट दर्ज की गई। एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। खुदरा मुद्रास्फीति में भी गिरावट दर्ज की गई है। सितंबर में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 5.02% के स्तर पर आ गई। अगस्त में ये 6.83% थी। मिडिल ईस्ट में जारी उठापटक और अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना के कमजोर पड़ने से घरेलू बाजार में प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत में लगभग 3,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। शेयर बाजार को दी जानकारी में दवा कंपनी जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड ने बताया है कि पुनीत पटेल को अमेरिका के लिए कंपनी का अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है। वाहन विनिर्माताओं के संगठन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने आधिकारिक बयान के मुताबिक घरेलू यात्री वाहनों की थोक बिक्री में सितंबर में करीब 2% बढ़ोतरी दर्ज की है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का दूसरी तिमाही का शुद्ध लाभ 72% के उछाल के साथ 920 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। ब्याज आय बढ़ने और डूबा कर्ज घटने से बैंक के मुनाफे में बढ़ोतरी हुई है। घरेलू शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 13 नए अनुबंध जारी करते हुए वायदा एवं विकल्प खंड का विस्तार किया है। इस कदम से निवेशकों को जोखिम से निपटने में मदद मिलेगी। आतिथ्य प्रौद्योगिकी कंपनी ओयो ने एक बयान में कहा है कि अगले 3 महीने में कंपनी 35 से अधिक शहरों में अपने मंच पर लगभग 750 होटल और जोड़ेगी। वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में फेडरल बैंक का एकीकृत शुद्ध मुनाफा 35.54% बढ़कर 953.82 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जांच का आदेश देने के बाद राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने फिनोलेक्स केबल की वार्षिक आम सभा के परिणामों के खुलासे से संबंधित अपने आदेश पर रोक लगा दी है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार देश में बैटरी के लिए एक और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना लाने पर विचार कर रही है। केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान ये जानकारी दी। सरकार ने विमानन क्षेत्र को सुगम और बेहतर बनाने के प्रयासों के तहत नियमों में संशोधन करते हुए वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस की वैधता अवधि बढ़ाकर 10 साल कर दी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज अपने वियतनामी समकक्ष के साथ बुई थान सोन के साथ हनोई में 18वें भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने अपने वियतनामी समकक्ष के साथ संयुक्त रूप से भारत और वियतनाम के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक टिकटों का भी अनावरण किया। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और साल 1994 से 2000 के बीच फिनलैंड के 10वें राष्ट्रपति के पद पर सेवा देने वाले मार्टी एहतिसारी 86 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। इस वर्ष COP28 शिखर सम्मेलन के दौरान बातचीत की स्थिति तय करने को लेकर यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्रियों ने बैठक की।
यूरोपीय संघ द्वारा फ्लेवर्ड तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के बाद तंबाकू का उत्पादन करने वाली ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको सहित बड़ी तंबाकू कंपनियां चाय जैसे निकोटीन युक्त पदार्थों से बनी हीट स्टिक बेचने में जुट गई हैं। मिस्र यात्रा के दौरान फ्रांसीसी विदेश मंत्री ने कहा कि गाजा में मुश्किलों का सामना कर रहे लोगों के लिए मानवीय सहायता की अनुमति दी जानी चाहिए। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा है कि इजराइल फलस्तीनी संघर्ष के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इजराइल और हमास में जारी खूनी हिंसक झड़प के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि मानवीय पहलुओं को देखते हुए गाजा और इजिप्ट के बीच स्थित राफा सीमा को खुलवाना हमारी पहली प्राथमिकता है। लॉस एंजलिस में 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है। क्रिकेट सहित 5 खेलों को लॉस एंजलिस में शामिल करने की सिफारिश मान ली गई है। ये फैसला मुंबई में हुए IOC सत्र में लिया गया है। एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार ओलंपिक में क्रिकेट सन 1900 में खेला गया था। इस सत्र में क्रिकेट के साथ बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश को शामिल किया गया है। ICC क्रिकेट विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को हराने में सफलता पाई। इस विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की 2 हार के बाद ये पहली जीत है। इससे पहले अच्छी शुरुआत के बाद श्रीलंका की पारी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के आगे 209 रन पर सिमट गई थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम जंपा ने 4 विकेट लेने में सफलता पाई थी। ICC विश्व कप में कल धर्मशाला में शानदार प्रदर्शन कर रही दक्षिण अफ्रीका का सामना नीदरलैंड से होगा। अफ्रीकी टीम की नज़र इस मुकाबले को अपने नाम करके जीत की हैट्रिक लगाने की होगी। एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी HS प्रणॉय ने चोटिल होने के कारण डेनमार्क ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया। वो अगले 2 से 3 सप्ताह तक खेल से बाहर रहेंगे। प्रणॉय की अनुपस्थिति में भारत का नेतृत्व लक्ष्य सेन करेंगे। लक्ष्य ने एशियाई खेलों में पुरुष टीम स्पर्धा में भारत को पहली बार रजत पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु भी पिछले सप्ताह आर्कटिक ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद अच्छे प्रदर्शन की तलाश में होंगी। उनका मुकाबला स्कॉटलैंड की किस्टी गिलमोर से होगा। पुरुषों में विश्व रैंकिंग में 20वें स्थान पर काबिज किदाम्बी श्रीकांत पेरिस ओलंपिक 2024 के कट में जगह बनाने के लिए कुछ अहम रैंकिंग अंक की तलाश में अपने प्रदर्शन की छाप छोड़ना चाहेंगे। वो अपने अभियान का आगाज चीन के वैंग यंग के खिलाफ करेंगे। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की शीर्ष रैंकिंग की पुरुष जोड़ी एशियाई खेलों के अपने शानदार प्रदर्शन को बरकरार रखने के इरादे से कोर्ट पर उतरेंगे। सात्विक और चिराग का सामना पहले दौर में मलेशिया के ओंग यू सिन और तेव यी से होगा। ब्राजील के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी रोनाल्डिनो इन दिनों कोलकाता के दौरे पर हैं। सोमवार को उन्होंने शहर में आयोजित हो रहे दुर्गा पूजा के कुछ पंडालों का उद्घाटन किया। रोनाल्डिनो इस दौरान जहां भी गए वहां प्रशंसकों ने बार्सिलोना और AC मिलान के इस स्टार खिलाड़ी का स्वागत रोनाल्डिनो ब्राजील के नारों से किया। उन्होंने दिन की शुरुआत R10 अकादमी के उद्घाटन के साथ की। स्पेन की फुटबॉल टीम ने यूरो 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टीम ने यह कामयाबी नॉर्वे की टीम को 1-0 से शिकस्त देकर हासिल की। स्पेन की ओर से एकमात्र गोल गावी ने किया, जो कि खेल के 49वें मिनट में आया। दक्षिण अफ्रीका रग्बी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। टीम ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फ्रांस की टीम को शिकस्त दी। रग्बी विश्व कप में इंग्लैंड का दबदबा जारी है। टीम ने रविवार को फिजी के खिलाफ मुकाबला जीत खुद को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। इंग्लैंड ने यह मुकाबला 30-24 से अपने नाम किया। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म सेंधव का टीजर लॉन्च हो गया है। टीजर को दर्शकों से भरपूर प्यार मिल रहा है। फिल्म M16 का टीजर लॉन्च हो गया है। मनोरंजन से भरपूर इस फिल्म को बंगाली, उड़िया और असमी भाषा में रिलीज किया जाएगा।
सलमान खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म टाइगर 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। लगभग 51 सेकंड के इस ट्रेलर में सलमान बेहद अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। अभिनेता बॉबी देओल फिल्म एनिमल में नरभक्षी का किरदार निभाते नजर आएंगे। कंगना रनौत को अपनी आगामी फिल्म इमरजेंसी के लिए और इंतजार करना होगा। फिल्म 24 नवंबर की जगह अगले साल रिलीज होगी। अभिनेत्री खुशहाली कुमार अपनी आगामी फिल्म स्टार फिश की शूटिंग पूरी कर चुकी हैं। फिल्म 24 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।